हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डेटाबेस की रूम लाइब्रेरी के बारे में। रूम लाइब्रेरी कहाँ यूज में आती है, कैसे यूज में आती है और उसको कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड्रॉइड के अंदर। एक्चुअल में प्रीवियस क्लास में हमने डेटाबेस के बारे में पढ़ा कि डेटाबेस को कैसे इंटीग्रेट करना होता है और क्यों इंटीग्रेट करने की आपको जरूरत पड़ती है अपने एंड्रॉइड ऐप के अंदर। बट वो जो प्रोसेस था वो एकदम बेसिक प्रोसेस था और काफी लेंथी प्रोसेस था। तो उसी के लिए एंड्रॉइड ने एक लाइब्रेरी निकाली जिसका नाम है एंड्रॉइड रूम परसिस्टेंट लाइब्रेरी, जिसको हम यूज कर सकते हैं और जो हमारा जो प्रोसेस है डेटाबेस को इंप्लीमेंट करने का, जो लेंथी प्रोसेस है, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या बेसिक फंडामेंटल्स है जो आपको पता रहने चाहिए, और फिर देखेंगे हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे करंट ऐप के अंदर। तो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स। एक होता है आपका एंटिटी, दूसरा होता है आपका डीएओ और तीसरा होता है डेटाबेस हेल्पर क्लास। तो जो आपकी ये तीनों एक क्लासेस ही हैं जो आपको इनमें बनानी होगी और इनको यूज करना पड़ेगा। तो इस रूम लाइब्रेरी ने क्या किया है, जो आप एंटिटी वाली जो चीज है उसमें आप क्या करोगे, अपनी क्लासेस बनाओगे। मतलब क्लास जैसे हम मॉडल क्लास बनाते हैं वैसे ही बनानी है, बस इसमें एनोटेशन के साथ हम एंटिटी को लगाएंगे जिससे कि एक एंटिटी कहलाएगी। एंटिटी मतलब रूम के लिए एक टेबल है और हमारे लिए वो एक मॉडल क्लास है, जिससे कि हम इजीली उसको सेटअप कर पाएंगे। और इसके अंदर जो भी हम फील्ड्स देंगे वो क्या होंगे, आपके कॉलम नेम्स होंगे। और उनकी क्या वैल्यूज देनी, मतलब वो कैसे वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे, इंटीजर है या स्ट्रिंग वैल्यूज है या प्राइमरी की है, ये सारी आप एनोटेशन के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है आपका डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, जिसको कहते हैं डीएओ। नाम से समझ में आ रहा है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट्स जो डेटा को एक्सेस करने के लिए काम में आता है। यानी कि जितनी भी आप क्वेरीज आप बनाते हो डेटाबेस के लिए, वो सारी की सारी जो क्वेरीज है आपको मेथड के थ्रू वहां पे डीएओ के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी कि भाई ये जब क्वेरी एग्जीक्यूट हो तो आपको क्या रिटर्न में चाहिए। तो एक मेथड को हम कॉल करेंगे और इनडायरेक्टली वो मेथड क्या करेगा, हमारी उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कोई भी आपको XYZ एसक्यूएल की क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी तो एनोटेशन होता है क्वेरी। लेकिन अगर आपको इंसर्ट करवाना है, अपडेट कराना है, डिलीट करवाना है, तो इनके लिए पहले से ही एनोटेशन है, आपको क्वेरीज लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर एनोटेशन इंसर्ट के साथ कोई मेथड को कॉल करेंगे तो वो इंसर्ट करने के लिए काम आएगा, डिलीट के साथ करेंगे तो वो डिलीट करने के लिए काम आएगा, वैसे ही अपडेट के लिए करेंगे तो अपडेट करने के लिए काम आएगा। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स कंपोनेंट है जो आपको रूम लाइब्रेरी के अंदर मिल जाते हैं। उसके बाद में आपका आता है डेटाबेस हेल्पर। ये वो क्लास है जहां पे आप एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और उसका एक डेटाबेस का नाम देते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में अंदर जब हमने खुद ने अपना डेटाबेस भी क्रिएट किया था तो हमने एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर से उसको एक्सटेंड किया था। तो वो जो क्लास थी जहां पे हम एक्चुअल में कनेक्टिविटी बना रहे हैं हमारे डेटाबेस की, जहां पे एक्चुअल में हमारा क्रिएट हो रहा है डेटाबेस, तो वो वाला जो क्लास है वो भी आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जहां पे आपकी इस रूम लाइब्रेरी के थ्रू जो डेटाबेस क्रिएट होगा उसका सेटअप वहां आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि एंटिटी, डीएओ, इन सबको एक्सेस करने के लिए आपको एक डेटाबेस का इंस्टेंस होना बहुत जरूरी है। तो वो डेटाबेस का इंस्टेंस आपको कहां से मिलेगा, इस पर्टिकुलर क्लास से मिलेगा। तो अब चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जहां हम इसको इंटीग्रेट करके देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर दिया और इसमें मैंने एकदम सिंपल सा प्रोजेक्ट ओपन कर दिया, मतलब एकदम बेसिक प्रोजेक्ट ओपन कर दिया। इसमें हम सारी चीजें फ्रॉम स्क्रैच इसमें इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम जो है एक लाइब्रेरी है। तो अभी तक जितनी भी लाइब्रेरीज हमने रन टाइम में एग्जीक्यूट करी, चाहे वो एंड्रॉइड लाइब्रेरी हो चाहे वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हो, आपको कहाँ पे जाना पड़ता है, ग्रेडल स्क्रिप्ट में जाना पड़ता है। और ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर जो मॉड्यूल वाली जो आपकी बिल्ड ग्रेडल फाइल है, यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज को सर्च करना है और डिपेंडेंसीज के अंदर वो जो लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो डिपेंडेंसी के आप नेट पे गूगल पे जाके सर्च करोगे रूम लाइब्रेरी फॉर एंड्रॉइड, तो आपको एक पूरा developer.android का एक पूरा पेज मिलेगा। वहां पे आपको सारे जो डिपेंडेंसीज है वहां मिल जाएगी। मैंने वो डिपेंडेंसीज मेरे नोटपैड में सेव कर रखी है। तो ये वो डिपेंडेंसीज है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ हम डिपेंडेंसीज के अंदर कहीं पे भी बीच में और ऊपर कहीं पे भी आप इसको डिपेंडेंसीज के अंदर आपको इसको ऐड करना है। और इंटरनेट ऑन होना चाहिए जिस पे आप लैपटॉप पीसी में यूज करें, और सिंक नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सिंक नाउ पे क्लिक करोगे तो ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके प्रोजेक्ट से मर्ज हो जाएगा। उसके बाद में आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। तो ये डन है। अब चलते हैं हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर। अब सबसे पहला काम क्या करना है, थोड़ी डिजाइन बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक डेली एक्सपेंस जैसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यानी कि हम एक सिंपल सी यूआई बनाएंगे जिसमें हम यूजर से टाइटल लेंगे और अमाउंट लेंगे। जैसे एक डेली एक्सपेंस मैनेज करने के लिए जैसे ऐप होती है, यानी कब आपने क्या एक्सपेंस किया, यानी कि जैसे आपने ये प्रोडक्ट परचेज किया या ये चीजें लेके आए, तो उसको एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए आप उसको कहीं ना कहीं स्टोर करोगे। तो स्टोर करने के लिए आपको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो डेटाबेस वाला काम मैं उसके थ्रू करवा रहा हूँ। तो एक सिंपल सी यूआई बनाऊंगा जिसमें दो एडिट टेक्स्ट लूंगा, एक बटन लूंगा, और जो पहला एडिट टेक्स्ट होगा वो टाइटल लेगा और दूसरा एडिट टेक्स्ट अमाउंट लेगा। और जैसे ही मैं बटन पे क्लिक कराऊंगा तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर वो जो एंट्रीज है उनको डेटाबेस में स्टोर करवा देंगे। और फिर हम उनको फैच करके भी देखेंगे कि भाई डेटाबेस में एंट्रीज जा रही है, और जाने के बाद में हम फैच करके देखेंगे क्या डेटाबेस से एंट्रीज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलते हैं सीधा यहाँ पे डिजाइन बना लेते हैं हम। तो यहाँ मैंने एक सिंपल सी यूआई बना दी जिसमें मैंने दो एडिट टेक्स्ट लिए हैं और एक बटन लिया है। ठीक है, मैंने हिंट नहीं लगाया तो हिंट दे देते हैं यहाँ पे हम।
ठीक है, तो मैंने टाइटल ऐड कर दिया, अमाउंट ऐड कर दिया और ये मेरा एक ऐड का बटन हो जाएगा। ठीक है, तो डिज़ाइन वाइज काम कंप्लीट है। मेन एक्टिविटी के अंदर आ जाते हैं दोनों। एडिट टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। और एक बटन ले रखा है मैंने BTN ऐड। ठीक है, इन सब के हम आईडीज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम मैंने यहाँ पे कर लिया। अभी हम इस पर क्लिक लिस्ट नहीं लगा रहे हैं। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी एंटिटी डिफाइन करेंगे, मतलब कि जो टेबल हमको बनानी है। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको एक नई क्लास बनानी है, जावा क्लास। इसका नाम मैं रख देता हूँ एक्सपेंस, क्योंकि मैं एक्सपेंस से रिलेटेड बना रहा हूँ। जैसा आप जिस भी नाम से आपको फाइल बनानी है आप बना सकते हो। मैंने एक्सपेंस नाम से बनाई है। और यहाँ पे मैं 3 चीज़ें ले लेता हूँ। एक होगा आपका, सारी चीज़ें आप प्राइवेट कर सकते हो ताकि इन केस वैल्यूज आपकी जो है वो लिखना हो तो इंट आईडी किसी को एक्सेसिबल ना हो, देन प्राइवेट विथ स्ट्रिंग टाइटल एंड अमाउंट। अब ये तो हो गया आपका मॉडल, जैसे आप मॉडल बनाते हो, बट इसको हमको एक एंटिटी में भी कन्वर्ट करना है। तो एंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लगेगा @entity, और इसके ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पे टेबल नेम देना पड़ता है। तो टेबल नेम जो भी आपको देना है, टेबल नेम मैं दे रहा हूँ एक्सपेंस। ठीक है, आप जिस भी नाम से देना चाहो, कोई ज़रूरी नहीं कि फाइल का जो नाम दिया है आपने उसी नाम से आपको टेबल नेम भी देना है, बट रिलेवेंट देना, जैसा आपका काम हो रहा है वैसा आप उसमें टेबल का नेम रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक्सपेंस के लिए मैं डेटा का काम ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस फाइल का नाम या और इस टेबल का नाम एक्सपेंस रख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे हमारे कॉलम्स को। तो ये जो यहाँ पे हम वेरिएबल्स ले रहे हैं, जैसे आईडी लिया, एक टाइटल लिया, एक अमाउंट लिया, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएंगे, एंटिटी के लिए एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक कॉलम है। और आईडी मोस्टली केसेस में मैं प्राइमरी की लूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको प्राइमरी की को मेंशन करना है। और इसमें एक ऑप्शन होता है ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो जनरेट। ऑटो इंक्रीमेंट जो काम करता है वही सेम काम ऑटो जनरेट, और इसको आपको ट्रू कर देना है। तो ये आपका पहला कॉलम डिफाइन हो गया एंटिटी के लिए। दूसरा कॉलम हमको डिफाइन करना है, तो कॉलम इन्फो, यहाँ ब्रैकेट में नेम, और जो भी आपको उस पर्टिकुलर कॉलम का नेम देना है। ठीक है, जैसे मेरे को इसका नेम देना है टाइटल ही देना है। ठीक है, तो आप टाइटल दे सकते हो, आपको कोई दूसरा देना है तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, एंड देन तीसरा हमारा अमाउंट है, तो हम इसको अलग से डिक्लेयर करेंगे। तो जितने भी आपके पर्टिकुलर टेबल के कॉलम्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे मैनेज करने हैं। क्योंकि देखो ऑब्वियसली जब आप डेटा फैच करके लाओगे तो आप उनको किस में प्लेस कराओगे, एक एरे ऑफ मॉडल के अंदर। तो वो मॉडल जो लोगे, जो डेटा आप कॉलम से उठाओगे वो किस में प्लेस करोगे, एक मॉडल के अंदर ही करोगे। तो ऑब्वियसली आप इनको लिंक कर सकते हो कि जो मॉडल में आप वेरिएबल्स दोगे वही सारे आपके उस पर्टिकुलर टेबल के जो आपके कॉलम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही एंटिटी के अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स हमने लिए हैं वो सारे हमारे क्या है, एक कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कॉलम इन्फो नेम, और इसका नेम कर देते हैं हम अमाउंट। यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग अमाउंट। तो आईडी हो गया, टाइटल हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारी एक एंटिटी बन के तैयार है। अब हमको दूसरी चीज क्या करनी है, यहाँ पे DAO बनाना है, दैट मीन्स डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट बनाना है। ये क्या करते हैं डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ये हमारे लिए वो जो हमको क्वेरीज लगानी है, उनके क्वेरीज के रिगार्डिंग हमको वहाँ पे मेथड्स बना के रखने होंगे एब्स्ट्रैक्ट। तो हम क्या करते हैं, एक नई जावा क्लास बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं एक्सपेंस DAO। ठीक है, और ये इंटरफेस क्लास होगी, तो मैं इसको इंटरफेस बना देता हूँ। इंटरफेस क्यों होगी, क्योंकि आप सिर्फ मेथड को डिक्लेयर करके रखोगे, डिफाइन नहीं करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा DAO का। ठीक है, DAO का एनोटेशन हमने ऐड कर दिया, जिससे ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो एक्सपेंस DAO है ये एज अ डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट काम करेगा हमारी रूम प्रोसेसर लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आपको क्वेरीज लगानी है, तो क्वेरीज लगाने के लिए इसमें एक एनोटेशन होता है क्वेरी। इसमें आपकी जो भी क्वेरी है वो यहाँ पे प्लेस करनी है। जैसे सेलेक्ट आप, क्योंकि देखो आपकी जो SQL होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है, तो आप कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो चलेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी आपका टेबल नेम है। अब टेबल नेम क्या है, तो टेबल नेम हमने यहाँ दे रखा है,
तो ये एज इट इज आप कॉपी कर ले, या फिर आप एक स्टैटिक वेरिएबल बना के भी इसको यूज कर सकते हैं कॉमनली, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर ये तो एनोटेशन है किसी मेथड का, मतलब जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो आपको रिटर्न में क्या चाहिए, क्योंकि ये क्वेरी किससे एग्जीक्यूट होगी, एक मेथड से, जो मेथड मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो रिटर्न में क्या चाहिए, रिटर्न में मेरे को चाहिए लिस्ट ऑफ एक्सपेंस, क्योंकि जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्सपेंस टेबल से निकालूंगा तो क्या होगा, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस आएंगे, और वो जो एक्सपेंसेस क्लास है हमारी मॉडल क्लास उससे रिलेवेंट है। तो हम एरे, जैसे हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जब सेलेक्ट क्वेरी लगाई थी, हम जब डेटा फैच कर रहे हैं तो हम उसको किस में प्लेस करते हैं, एक मॉडल के अंदर वैल्यूज डालते हैं, फिर उसको किस में ऐड करते हैं, एक एरे के अंदर, व्हाइल लूप के अंदर, और फिर उस एरे को हम रिटर्न करवा देते हैं। तो ये सारा काम ये खुद ही करके दे देगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एनोटेशन लगाने से ही आपका काम हो जाएगा कि जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो ये रिटर्न में लिस्ट ऑफ एक्सपेंस थ्रो करेगी, और वो यहाँ पे मैंने इसका रिटर्न टाइप बना दिया है। तो लिस्ट एक्सपेंस, और जो भी मेथड का नाम है तो गेट ऑल एक्सपेंस, जो भी आपको मेथड का नाम रखना है, और आपने बस यहाँ पे इसको ऐसे डिक्लेयर करके रख देना है, ठीक है। ये हो गया सेलेक्ट क्वेरी के लिए। वैसे ही इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट की क्वेरी भी लगा सकते हो @क्वेरी के अंदर, नहीं तो यहाँ पे आपको इंसर्ट का भी एनोटेशन मिल जाएगा। तो इंसर्ट, इसके नीचे अब इंसर्ट एक ऐसी चीज है जब अगर मैं इंसर्ट करवाऊंगा तो मेरे को रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, तो मैं इस मेथड का नाम क्या दूंगा, वॉइड, मतलब जो रिटर्न टाइप दूंगा वो वॉइड दूंगा, और मेथड का नेम क्या दे देते हैं, ऐड ट्रांजेक्शन, ऐड tx। बट जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो साथ में तो मैं कुछ ना कुछ डेटा भेजूंगा जो टेबल के अंदर ऐड होगा, तो वो यहाँ पे मैं एक्सपेंस का एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा, मतलब एक्सपेंस का एक वेरिएबल बना दिया। दैट मीन्स जब भी आप ऐड tx को कॉल करोगे तो आप इस पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अभी हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है, वापस हम जाएंगे एंटिटी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ताकि जैसे ही मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो मुझसे कुछ 3 चीजें या 2 चीजें मांगे, वो 2 चीजें जैसे ही मैं प्रोवाइड करूँ तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट के अंदर हमने ये चीज कर दिया। अब एक और होता है अपडेट, वैसे ही void अपडेट tx, इसमें भी आपको जो अपडेट करना है वो साथ में ही भेजना पड़ेगा, तो वो भी क्या होगा, एक मॉडल क्लास ही होगी। एंड डिलीट, तो डिलीट भी किसको करना है तो वो आप साथ में भेजोगे। तो रिटर्न टाइप इन तीनों में कुछ भी नहीं होगा, रिटर्न टाइप सिर्फ इसी में होगा जिसमें हमने यहाँ रिटर्न दे दिया, क्योंकि हम यहाँ पे फैच कर रहे हैं। इन सब में क्या हो रहा है, कोई ना कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। डिलीट tx, यहाँ पे एक्सपेंस, ठीक है। तो ये मेरे सारे मेथड जो मेरे को चाहिए थे, जो मेरे को रन टाइम में जरूरत पड़ेगी, जैसे जो भी क्वेरीज मेरे को एग्जीक्यूट करवानी है, इधर मैं इंसर्ट के लिए करूंगा, चाहे मैं अपडेट के लिए, डिलीट के लिए एंड सेलेक्ट क्वेरी के लिए, तो मैं इन चारों मेथड का यूज कर सकता हूँ फॉर देयर रिस्पेक्टिव ऑपरेशंस। अब वापस आते हैं एक्सपेंस के अंदर, क्योंकि जब भी मैं एक्सपेंस का ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो मेरे को वैल्यूज भी तो इंसर्ट करानी है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर इसीलिए तो बनाया कि हम जब भी कोई स्ट्रक्चर बना, दैट मीन्स हम क्या करें, जैसे ही मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल कराएंगे और वो तीनों वैल्यूज को मैं प्लेस करवा सकता हूँ, या गेटर सेटर बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड विद सेम नेम एज द क्लास नेम बट नो रिटर्न टाइप। तो क्लास का नाम है एक्सपेंस, उसी नाम से हम एक मेथड बनाएंगे, और इसमें मैं 3 चीजें प्रोवाइड करवा देता हूँ, इंटीजर आईडी, स्ट्रिंग टाइटल एंड स्ट्रिंग अमाउंट। यहाँ क्या करना है, दिस डॉट id इज इक्वल्स टू id, दिस डॉट टाइटल इक्वल्स टू टाइटल, and this dot amount is equals to amount। अब जो हमारा id वाला जो वेरिएबल है, जो हमने यहाँ पे कॉलम बनाया है, जो रन टाइम में एंटिटी के लिए क्या है, कॉलम है, तो जब हमारी टेबल क्रिएट होगी तो ये क्या एक कॉलम बनेगा, सारे कॉलम्स बनेंगे, तो ये फर्स्ट कॉलम होगा, और ये ऑटो जनरेट कर रखा है, दैट मीन्स मेरे को इसमें वैल्यू इंसर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में आईडी पास कर रहा हूँ, तो हो सकता है कभी मेरे को ऐसा रिक्वायर्ड हो, जैसे मैं अपडेट करवा रहा हूँ तो अपडेट के केस में मेरे को आईडी पता होगी, तो मैं उसी आईडी पे ही तो अपडेट करवाऊंगा, या फिर जब डिलीट कराऊँ तब भी मेरे को आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। लेकिन जब मेरे को डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करते वक्त मैं आईडी इंसर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि वो ऑटो इंक्रीमेंटेशन की जो सीरियल नंबर है वो किस वे में चल रहा है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो इसलिए मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग।
तो यहाँ हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करेंगे और 2 ही चीज़ें यहाँ पे देंगे। जैसे इसमें 3 चीज़ें थी, इसमें मैं 2 ही चीज़ें पास करूँगा, वो 2 चीज़ें सिर्फ टाइटल एंड अमाउंट। तो हमारा जो मेन कंस्ट्रक्टर है वो ये कहलाएगा। तो अगर जो दूसरा कंस्ट्रक्टर, आपको दोनों में से डिफाइन करना पड़ता है एंटिटी के अंदर कि आपको कौन सा मेन कंस्ट्रक्टर है और कौन सा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है। तो उसके लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा इग्नोर का। दैट मीन्स ये आपका मेन कंस्ट्रक्टर है, नहीं तो ये जब आप रन करोगे तो रन टाइम एरर आ जाएगी, दे आर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। तो प्लीज डिफाइन द मेन कंस्ट्रक्टर और ऐड द एनोटेशन टैग टू द अदर कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमको क्या करना है, वही सारी चीज जो हमने यहाँ करी टाइटल और अमाउंट के लिए, सिर्फ आईडी नहीं है इस बार, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हमको गेटर सेटर भी लगा लेना है, क्योंकि जब हम इधर से कॉल कर रहे हैं तो यहाँ कहीं आईडी नहीं आ रही है। तो जब हम रन टाइम में इसको चलाएंगे तो अगर मैं इसी के थ्रू चलाऊंगा तो वो कहेगा आईडी इज नॉट इनिशियलाइज, आईडी में कोई वैल्यू ही नहीं गई। तो इसीलिए आपको यहाँ पे इसको गेटर सेटर भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। आप दोनों में से एक कर सकते हो, लेकिन इस केस में आपको दोनों प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं जनरेट का ऑप्शन आता है, आपको राइट क्लिक करना है क्लास के अंदर, फिर यहाँ पे आता है गेटर सेटर। आप गेटर कर सकते हो, सेटर कर सकते हो, दोनों करने तो गेटर सेटर पे क्लिक करो और ये तीनों वेरिएबल हमने डिफाइन कर रखे हैं, इस पे ओके कर दो। ये कुछ नहीं है, जैसे मैं क्लास में वैल्यूज कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ ऐसे भी इंसर्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ये कॉल करूँ गेट आईडी सेट आईडी, तो देखो गेट आईडी से मेरे को क्या मिलेगा, आईडी का रेफरेंस मिलेगा, मतलब आईडी की वैल्यू मिलेगी, और सेट आईडी से क्या होगा, उसके आईडी की वैल्यू सेट हो जाएगी। यही तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कर रहे हैं। बट गेटर सेटर क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए होता है कि आपको एक ही वेरिएबल की अगर वैल्यू चाहिए जो आगे हमारे काम आ सकता है, जब हमको जैसे टाइटल ही चाहिए, पूरी 3 की 3 वैल्यूज नहीं चाहिए, तो मैं गेट टाइटल करूंगा तो टाइटल आ जाएगा। जब मेरे को तीनों में से सिर्फ एक वैल्यू को सेट करना है, जैसे अमाउंट को सेट करना है, तो सेट टाइटल करूंगा तो अमाउंट सेट हो जाएगा। तो उस केस में आपका गेटर सेटर यूज आता है। तो ये हमारा जो एक्सपेंस की जो एंटिटी क्लास है वो हमने बना दिया, एक्सपेंस डीएओ जो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट है वो हमने बना दिया। अब जो आपका थर्ड कंपोनेंट है, जो आपने प्रीवियस क्लास में जब हमने डेटाबेस किया था तब भी हमने सीखा था और तब भी हमने बनाया था, तब भी हमको उसकी जरूरत पड़ी थी, वो होती है आपकी डेटाबेस हेल्पर क्लास, जो एक्चुअल में आपके डेटाबेस को क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो वो बिना क्रिएट करे आप डेटाबेस के अंदर टेबल्स नहीं क्रिएट कर पाओगे, ना ही डेटा को इंसर्ट करवा पाओगे। तो इसीलिए हमको एक क्लास बनानी पड़ेगी यहाँ पे फिर से, और इसका नाम हम दे देते हैं डेटाबेस हेल्पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये नाम से एक डेटाबेस हेल्पर है, इसको आपको एक्सटेंड कराना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने किससे एक्सटेंड कराया था, जब हमने डेटाबेस किया था एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर, यहाँ पे आपको रूम डेटाबेस से करवाना पड़ेगा। तो ये एक्सटेंड हो गया, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए, तो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। तो ये क्लास हमेशा आपको एब्स्ट्रैक्ट बनानी है और इसके ऊपर आपको एक एनोटेशन लगाना है @database, और इधर आपको एंटिटीज मेंशन करनी है। तो सबसे पहले एंटिटीज आएगा, एंटिटीज जो आपने बनाई है, जैसे मैंने एक ही टेबल बनाई है एक्सपेंस डॉट क्लास, देन एक्सपोर्ट स्कीमा फॉल्स, एंड जो आपका वर्जन है यहाँ पे, तो वर्जन 1, ठीक है। जब हमने डेटाबेस एसक्यूएलाइट किया था, जो बेसिक डेटाबेस को इंटीग्रेट किया था, उसमें भी हमने वर्जन स्कीमा ये सारी चीजें सेटअप करी थी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, जो हमारा डेटाबेस का नाम होगा, तो प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग। जैसे कि मैंने आपको उस क्लास में भी बताया था कि हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी डेटाबेस का नाम है वो हमको इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा ताकि ये नेम चेंज ना हो, ठीक है। तो प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का नाम जो भी मेरे को देना है यहाँ पे db नेम, क्योंकि ये स्टैटिक फाइनल है इसलिए इसको कैपिटल लेटर्स में लिख देना ताकि आपको समझ में आए ये बाकी वेरिएबल से क्यों अलग है। स्टैटिक का मतलब हो गया कि बिना ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से भी आप इसको कॉल कर सकते हो, जो इसकी जो मेमोरी एलोकेशन है वो इसके कंस्ट्रक्टर के कॉल से भी पहले मिल जाएगी इसको। और फाइनल का मतलब ये हो गया इसकी वैल्यू रीअसाइन नहीं हो सकती, मतलब एक बार जो वैल्यू मिल गई उसको आप रीचेंज नहीं कर सकते, मतलब कि इसमें दूसरी वैल्यू ओवरराइड नहीं की जा सकती, ठीक है। और जो मेरे डेटाबेस का नाम है एक्सपेंस डीबी। एक और चीज आपको यहाँ पे अपने ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, प्राइवेट स्टैटिक डेटाबेस हेल्पर, इसको हम कहेंगे इंस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि रन टाइम में जब भी इसका इंस्टेंस कॉल किया जाएगा, अगर पहले से इंस्टेंस प्रेजेंट है, यानी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। देखो फर्स्ट टाइम जब हम क्रिएट कर रहे हैं,
फर्स्ट टाइम जब मैं इंस्टेंस को कॉल कर रहा हूँ तब तो इसकी जरूरत है, लेकिन जब इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है तो अब जब मैं कुछ भी कॉल करूंगा तो उस इंस्टेंस को ये वापस क्रिएट नहीं करेगा, उसी का रेफरेंस कॉल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक इंस्टेंस बनाया और यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ेगा जो कि आपका क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड। अब सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, इस मेथड को हम सिंक्रोनाइज इसलिए बनाते हैं क्योंकि डेटाबेस एक ऐसी चीज है कि मल्टीपल एक्सेस नहीं मिलने चाहिए एक ही टाइम के ऊपर। तो हम चाहेंगे कि अगर रन टाइम में ऐसा कोई कंडीशन भी आ जाए, फॉर एग्जांपल बहुत रेयर सिचुएशन है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक ही डेटाबेस मल्टीपल जगह से कॉल किए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि डेटाबेस में एम्बिग्यूटी जनरेट हो जाए कि भाई कोई वैल्यू अपडेट करा, उसी वैल्यू को किसी ने डिलीट कर दिया। तो जब भी डेटाबेस एक्सेस किया जाए तो हमेशा सिंक्रोनाइज वे में हो कि भाई जिसने पहले एक्सेस किया उसका पहले ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, जैसे एग्जीक्यूट खत्म होगा उसके बाद जो अपडेटेड डेटाबेस है उसके ऊपर दूसरा एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया जाएगा। तो इसीलिए आगे हम इसको सिंक्रोनाइज लगाते हैं और इसका रिटर्न टाइप होगा इसी क्लास का ऑब्जेक्ट डेटाबेस हेल्पर, क्योंकि ये मेथड मैं वो बना रहा हूँ जो रन टाइम में कॉल किया जाएगा जिस भी एक्टिविटी में आपको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो रिटर्न टाइप मैंने दे दिया डेटाबेस हेल्पर और इसका नाम दे देते हैं गेट डीबी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक कंडीशन लगानी, इफ इंस्टेंस इज इक्वल्स टू नल। मतलब अगर इंस्टेंस नल है, कब होगा ऐसा सिनेरियो, फर्स्ट टाइम, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है, तो इंस्टेंस क्या होगा, नल। तब मैं इंस्टेंस के अंदर एक्चुअल में इसका डेटाबेस का जो इंस्टेंस है वो प्रोवाइड कराएंगे अपन। तो रूम डॉट, इसमें एक मेथड होता है डेटाबेस बिल्डर, ये डेटाबेस को बिल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे देखो तीन चीजें चाहिए आपको, कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको इस मेथड के अंदर ये प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि जो भी इस मेथड को कॉल करे, जिस भी एक्टिविटी से हम इस मेथड को कॉल करें तो वहां एक एक्टिविटी क्लास होगी, तो उस एक्टिविटी से हम कॉन्टेक्स्ट जो पास करेंगे वो यहाँ तक इसको ऐसे मिल जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट को हम आगे पास कर देते हैं। देन दूसरी चीज होती है आपकी इस प्रेजेंट क्लास का रेफरेंस, इस डेटाबेस क्लास का रेफरेंस, तो डेटाबेस हेल्पर डॉट क्लास। और तीसरी चीज होती है आपकी डेटाबेस का नेम, डीबी नेम, जिस नाम से डेटाबेस क्रिएट होगा। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, केवल इसी से काम नहीं होगा, आप बिल्डर क्लास तब तक बिल्ड नहीं करेगा जब तक इसके आगे बिल्ड मेथड कॉल नहीं होता। तो आपको इसमें और क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, दो चीजें आपको इसमें ऐड करनी, तो फॉल बैक डिस्ट्रक्टिव माइग्रेशन और दूसरी चीज है अलाउ मेन थ्रेड क्वेरीज एंड देन फाइनली डॉट बिल्ड। तो जैसे ही देखो यहाँ पे बिल्ड मेथड कॉल होगा तो रिटर्न टाइप इसका क्या है, डेटाबेस हेल्पर। तो ये डेटाबेस हेल्पर का रेफरेंस ला के देगा मेरे को, और ये इफ कंडीशन के बाहर में आ जाता हूँ और लास्ट में मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न इंस्टेंस। अब क्या होगा, जैसे ही ये मेथड कॉल किया जाएगा और इंस्टेंस अगर सच में नल है तो इंस्टेंस क्रिएट किया जाएगा डेटाबेस का और वो रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर इंस्टेंस क्रिएटेड है तो ये चीज कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स हो जाएगी, तो ये इफ के अंदर आएगा ही नहीं और सीधा उस रिटर्न जो क्रिएटेड है उसी का इंस्टेंस वापस मिल जाएगा उसको। ठीक है, और लास्ट में आपको जो डीएओ है उसका एक एब्स्ट्रैक्ट कॉल करना है आपको, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट एक्सपेंस डीएओ। तो ये तीनों कंपोनेंट्स हमने डिजाइन कर लिए। अब चलते हैं सीधा मेन एक्टिविटी के अंदर जहां हम इसको यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। तो कैसे हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डेटाबेस हेल्पर, इसी क्लास का हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं डेटाबेस हेल्पर दे रहा हूँ। और कैसे मिलेगा आपको, गेट डीबी से। तो जो मेथड है वो आपका गेट डीबी मेथड है, तो गेट डीबी। और ये देखो ऑटोमेटिकली गेट डीबी किस क्लास के अंदर, आपको न्यू लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है। ठीक है, तो गेट डीबी और इसको क्या चाहिए, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट हम ऐसे पास कर देंगे तो किसका रेफरेंस मिल जाएगा, मेरे को डेटाबेस का रेफरेंस मिल जाएगा। अब मैं इसके अंदर से कोई भी जो भी मेरे को डीएओ के जो मेथड्स हमने बनाए हैं, जो क्वेरीज एग्जीक्यूट करेंगे हमारी, उनको मैं कॉल कर सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, डेटाबेस हेल्पर डॉट एक्सपेंस डीएओ डॉट, ये चारों ही आपके मेथड्स यहाँ पे आ गए। अब जैसे मेरे को चाहिए गेट ऑल एक्सपेंस या अपडेट, सबसे पहले हम ऐड टीएक्स करते हैं जिसमें हम ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे। ट्रांजेक्शन ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू एक्सपेंस और एक्सपेंस को कॉल करना है। तो एक्सपेंस में मैं दो चीजें पास करूंगा, आईडी नहीं दूंगा क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है। तो सबसे पहले मेरे को क्या प्लेस करना है, फूड। जैसे मैं एक्सपेंस ऐड कर रहा हूँ, ये डमी बता रहा हूँ मैं आपको, और यहाँ पे मैंने कर दिया 100। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये क्या करेगा, ये एक्सपेंस जो आपने कंस्ट्रक्टर दिया उसमें क्या चला गया, टाइटल में फूड चला गया और अमाउंट में 100 चला गया। तो टेबल में एंट्री हो जाएगी, यानी एंटिटी में एक एंट्री हो जाएगी, टाइटल नाम के कॉलम में चला जाएगा आपका फूड और अमाउंट नाम के कॉलम में चला जाएगा 100।
ठीक है। बट हमको ऐसे नहीं देना है, हमको क्या देना है, जो यूजर से वैल्यू मिल रही है। तो यूजर से वैल्यू हम कैसे गेट कर रहे हैं, बटन के क्लिक पे, तो हम btn ऐड का लिसनर लगाएंगे। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और इसके ऑन क्लिक के अंदर हम इसको कॉल करेंगे। और जब हम इसको कॉल भी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे स्टैटिक नहीं देंगे, हमको कौन सी वैल्यू देनी है, जो यूजर ने दी है एडिट टेक्स्ट में, उसको क्या टाइटल देना है, उसको क्या अमाउंट देना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइटल इज इक्वल्स टू edt title dot get text dot to string, then string amount is equals to edt amount dot get text dot to string। तो अब जो हमारे पास टाइटल और अमाउंट है वो हम आगे पास कर देंगे, तो टाइटल एंड अमाउंट। तो ये आपका क्या हो गया, डायनामिक हो गया। डायनामिक इन द सेंस कि अब यूजर से वैल्यू आएगी और वो डेटाबेस में एंटर होती जाएगी, ठीक है। तो उसको हम चला के देखते हैं, बटन के क्लिक पे वैल्यूज इंसर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। और इंसर्ट होने के साथ साथ हमको गेट करके भी देखना है। तो गेट करने का जो मेथड है वो मैं यहीं लिख लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा डेटाबेस हेल्पर को वापस से यूज करूँगा, डेटाबेस हेल्पर डॉट एक्सपेंस DAO डॉट, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है गेट ऑल एक्सपेंस। ये मेथड हमने क्यों बनाया था, ताकि जितने भी लिस्ट में आइटम्स है, मतलब कि आपकी टेबल में जितनी भी एंट्रीज हो रही है उन सबका डेटा आए और लिस्ट में एंटर होकर हमको मिल जाए। तो यहाँ देखो रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ एक्सपेंस, यानी कि लिस्ट ऑफ एक स्ट्रक्चर क्लास। तो गेट ऑल एक्सपेंसेस क्या लाएगा हमारे लिए, वो सारा जो रोज है उस टेबल के अंदर, वो सारा कंटेंट जो हमको लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम उसको एरे लिस्ट में भी ले सकते हैं और लिस्ट में भी ले सकते हैं। मैं एरे लिस्ट में इसको मैनेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम एक्सपेंस की एरे लिस्ट होगी, इसका नाम दे देते हैं ARR एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू। यहाँ पे टाइप कास्टिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि इधर आपको क्या चाहिए, एरे लिस्ट चाहिए, और आपको इधर से रिसीव क्या हो रहा है, लिस्ट रिसीव हो रहा है। तो जब रूम लाइब्रेरी में जब भी आप रिटर्न टाइप लगाओगे तब आप एरे लिस्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते, वहां पे आपको लिस्ट ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम कुछ एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको टाइपकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट से ही आपकी एरे लिस्ट बनी है, तो आप इसको इजीली टाइपकास्ट कर सकते हैं। अब आपके पास एरे एक्सपेंसेस में वो पूरी की पूरी एरे आ चुकी है। अब हमको उसमें से अगर कुछ भी फैच करना है तो हम कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक लूप लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे को सारे रोज की वैल्यू चाहिए। इंट I is equals to 0, I should be less than array expense dot size and I plus plus। और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल सा लॉग कर देता हूँ, log डॉट d डेटा, यहाँ पे हम करवा देते हैं। सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, टाइटल, टाइटल कहाँ से मिलेगा, array expense डॉट गेट I, और यहाँ पे तो गेटर सेटर लगाए थे उसी से अभी हमको गेट करना है। तो देखो गेट टाइटल और गेट अमाउंट आ रहा है, गेट ID भी है, बट मेरे को अभी टाइटल चाहिए और अमाउंट चाहिए, तो मैंने गेट टाइटल किया। देन हम वापस प्लस लगाएंगे, कॉन्केटिनेशन स्पेस देंगे, अमाउंट प्लस ARR एक्सपेंसेस डॉट गेट I डॉट अमाउंट। तो अब होगा क्या, जब भी मैं बटन ऐड पे क्लिक करूंगा, यानी कि जब भी यूजर बटन ऐड पे क्लिक करेगा, तो जो भी उसने एडिट टेक्स्ट में वैल्यूज दी है, यहाँ पे आप चेक भी लगा सकते हैं कि अगर वो ब्लैंक दे दे तो हम नहीं चाहेंगे ब्लैंक वैल्यूज इंसर्ट हो। तो आप यहाँ पे इफ कंडीशन लगा सकते हैं, इफ एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स ब्लैंक, आगे नॉट, एंड एडिट टेक्स्ट जो अमाउंट का है और टाइटल का है दोनों को आपको मेंशन करना पड़ेगा एंड के अंदर, हम कंपेयर करवाएंगे, वो ब्लैंक से इक्वल नहीं होना चाहिए। और अगर वो ब्लैंक से इक्वल नहीं है तभी हम डेटाबेस में एंट्रीज करेंगे, अगर वो इक्वल है तो हम एक नीचे टोस्ट करवा देंगे, जो हमने कैलकुलेटर है BMI सबके अंदर जो क्लॉज लगाया ना इफ कंडीशन वाला, कि भाई अगर जो रिक्वायर्ड फील्ड्स है वो खाली है, तो उस केस में क्या हो कि वो जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट ना हो, उसकी जगह हम एक मैसेज शो कर दे कि आपकी जो रिक्वायर्ड फील्ड्स है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, उनको फिलअप करो, फिर ही आप बटन ऐड पे क्लिक करो। तो यहाँ पे इसको चला के देखते हैं हम। तो यहाँ में एक डेटा इंस्पेक्टर होता है, डेटाबेस इंस्पेक्टर, जो आपको नए एंड्रॉयड स्टूडियो वर्जन्स में मिल जाएगा, जिससे कि आप डेटाबेस इंस्पेक्ट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं टाइटल में ऐड कर देता हूँ फूड एंड अमाउंट ऐड कर देता हूँ 200, और अब हम इसको करते हैं ऐड। तो देखो जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको डेटाबेस दिखने को मिल गया, और जो डेटाबेस का हमने नाम दिया था, हमारी जो डेटाबेस हेल्पर है उसमें हमने डेटाबेस का नाम क्या दिया था, एक्सपेंस DB। तो ये डेटाबेस का नाम है, और उसके अंदर मैंने अपनी जो टेबल का नाम है वो क्या दिया था, एंटिटी के अंदर एक्सपेंस। तो वो एक्सपेंस नाम से यहाँ टेबल दिख रही है आपको, और देखो उसमें 3 कॉलम्स बनाए थे हमने, ID टाइटल अमाउंट। कैसे पता चला, इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे देखो इंटीजर दिया तो इंटीजर, और यहाँ पे क्योंकि ये प्राइमरी की है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, नॉट नल होगा, ठीक है।
नल वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं होगी और यूनिक वैल्यूज ही आएगी इसमें। और वैसे ही हमने आगे ऑटो जनरेट लगा रखा है तो यूनिक वैल्यूज ही इंसर्ट होगी। टाइटल और अमाउंट के अंदर टेक्स्ट आया, टीएक्सटी का मतलब हो गया कि स्ट्रिंग फॉर्मेशन। अब मैं इस एक्सपेंस पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फूड आ चुका है। आईडी अपना हमने आईडी दी नहीं, ऑटोमेटिकली उसने आईडी क्या ले ली, 1 ले ली। 1 ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता रहेगा, मैं जैसे जैसे ऐड करता रहूंगा यहाँ पे वैल्यूज आपकी ऐड होती रहेगी। तो यहाँ पे फूड हो गया। अब हम क्या करते हैं, ग्रोसरी कर देते हैं। ग्रोसरी 500। तो वहाँ डेटाबेस इंस्पेक्टर में वो अपडेट नहीं हुआ, जैसे आप वापस रन करोगे तो वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रोसरी अमाउंट ऐड हो चुका है। ठीक है, अब मैं वैसे ही क्या करता हूँ, ये देखो मैंने 2 बार क्लिक करा तो फूड भी आ गया और ग्रोसरी भी आ गया और 2 बार ग्रोसरी ऐड हो गया। ठीक है, इसको एक बार हम क्लियर करते हैं और यहाँ पे मैं फिर से डेटा को ऐड करता हूँ। मतलब अभी 3 एंट्रीज हो चुकी है। फर्स्ट एंट्री हुई थी आपकी फूड की, सेकंड ग्रोसरी की, क्योंकि सेकंड टाइम हमने डेटाबेस इंस्पेक्टर रिफ्रेश नहीं हुआ तो हमने वहाँ चेक करने की कोशिश करी तो अपडेट नहीं हुआ, तो मैंने वापस टैप किया तो क्या हुआ, सेकंड एंट्री भी हो गई, मतलब थर्ड एंट्री हो गई जो सेम हो गई। ठीक है, हम एक नई एंट्री करते हैं ग्रोसरी के साथ में, मिल्क 70। तो देखो जैसे ही मैंने एंट्री किया, अब आप देख सकते हो 4 एंट्रीज आई हैं यहाँ पे। ठीक है, फूड ये कहाँ से आ रही, लॉग कैट किया था हमने यहाँ पे डेटा के अंदर, ये आपका टाइटल और ये अमाउंट, तो वही एंट्रीज यहाँ लॉकेट में शो हो रही है। तो ये फूड आ गया, फूड के जो अमाउंट हमने डाला था ग्रोसरी में ये अमाउंट है। देन टाइटल ग्रोसरी फिर से 2 बार ऐड हो गया था एंड देन हमने अभी रिसेंटली मिल्क डाला। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं इसको वापस डिलीट करता हूँ, मैं वापस से फिर से एंटर, हर बार क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्लिक के अंदर ही गेट फैच करने का भी कोड लिख रखा है। ठीक है, आपको ये फैच करके कहीं और लिस्ट में दिखाना होगा, तो आपको डेटा मिल रहा है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है, आप इसको रिसाइकलर व्यू के साथ भी सेट करके दिखा सकते हो कि भाई ये एंट्रीज हुई है और ये, और साथ में आप डेट भी एंट्री करवा सकते हो कि भाई किस डेट को ये चीजें एंट्री हुई, तो आप डेट वाइज सारा जो एक्सपेंसेस है वो शो करवा सकते हो। तो एक आपका पूरा एक्सपेंस डेली एक्सपेंस ऐप बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ बेसिक डेटाबेस के अंदर। और इसमें भी जो डेटाबेस हमने यूज किया है वो जो बेसिक डेटाबेस है उससे कहीं सिंपलर है, बहुत इजीली आप इसको सेटअप कर सकते हो इस रूम लाइब्रेरी के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फूड आया, फिर ग्रोसरी, मिल्क एंड देन पेट्रोल। और पेट्रोल में जो हमने वैल्यूज करी थी अमाउंट 104, इसमें 500, तो ये वो डेटा आपका फैच होके आ रहा है और जैसे ही मैं ऐड कर रहा हूँ तो वो इंसर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डेटाबेस को और इजी वे के अंदर रूम लाइब्रेरी की हेल्प से एग्जीक्यूट करवा सकते हो अपनी ऐप के अंदर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।